सभी छात्रों का स्वागत। हमारा अतीत भाग 2 सामाजिक अध्ययन कक्षा 7वीं का अध्याय 4 मुगल साम्राज्य, उसका भाग पहला। हमने इस अध्याय के कुल 4 भाग तैयार किए हैं, उसका ये पहला भाग। तो ये आपको जो उनका ध्वज था, फ्लैग, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह शेर का चित्र है और एक प्रकाशित सूर्य का चित्र है, तेजोमय सूर्य का चित्र, और उसके जो बैकग्राउंड है वह ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। आज चारों तरफ यह लाल कलर उसके पट्टी में दिखाई देता है। अभी आप देखेंगे कि ये मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक उनकी सत्ता भारत में थी। मुगल सल्तनत ए हिंद तुर्की बाबर एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ और जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया और 19वीं शताब्दी में यह खत्म हुआ। मुगल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और इन्होंने मिश्रित हिंद फारसी संस्कृति को विकसित किया। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया और इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। उस समय जो क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं तो 44 लाख वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ क्षेत्र था और उस समय की जनसंख्या लगभग 13 से 15 करोड़ के आसपास थी। 1525 के बाद मुगलों की ताकत कम होती गई और उसका कारण जो उत्तराधिकार में कलह, कृषि संकट, स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमजोर साम्राज्य का अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर ये शासक रहे और जिनको 1857 के विद्रोह में जो विद्रोह करता थे उन्होंने अपना प्रमुख नेता माना और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़कर 1857 में उनको म्यांमार में उनको निर्वासित कर दिया। जैसा कि उनमें कुछ प्रमुख जो नाम है, हम भाग 2 के अंदर एक एक के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और अंतिम मुगल ताकतवर बादशाह रहे जिनका मृत्यु 1707 में हुआ, आलमगीर औरंगजेब। तो इस तरह हम लोग इनका कोई जो प्राथमिक जानकारी है हम आपको बताई। जैसा कि मुगल साम्राज्य की जो राजनीतिक धरोहर है, आप उसमें देखेंगे मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृति में इतने अधिक विविधता हो और यहाँ पर शासन करना बड़ा कठिन काम था। जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा थी, संस्कृति, खान पान सब कुछ अलग अलग प्रकार का था और ये इतनी विविधताओं के बावजूद एक मुस्लिम शासक देश पर शासन करना मध्यकाल में ये बड़ा कठिन काम था। उसके बावजूद भी मुगलों ने अपने यहाँ भारत में शासन किया। उनके पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और जो बड़ा कठिन काम था उसको उन्होंने पूरा किया। जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था, लेकिन उसको कई सालों तक शासन उन्होंने किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी तक इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। तो ये मुगलों ने बड़ा कठिन काम था। धर्म, भाषा, संस्कृति, खान पान सब कुछ अलग होने के बावजूद भी इतने बड़े देश पर शासन करना बड़ा मुश्किल काम उन्होंने कर दिखाया। आज भी आप लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। जो उन्होंने प्रशासन व्यवस्था लागू की वह पतन के बाद भी टिकी रही, मतलब उनकी प्रशासन व्यवस्था आज भी उसको हम याद करते हैं। यह ऐसी धरोहर थी जिसके प्रभाव से आने वाले शासक अछूते नहीं। आज भारत के प्रधानमंत्री आप 15 अगस्त के दिन देखते होंगे समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर, तो वहाँ से देश के प्रधानमंत्री
जो मुगलों का निवास स्थान था, दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से देश के जनता को संबोधित करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा दिल्ली का लाल किला, और यहीं से भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं 15 अगस्त के दिन। आप ये देख सकते हैं, ये लाल किले को शाहजहां ने बनाया था, मुग़ल शासक। अब ये मुग़ल कौन थे? मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। अब ये दो महान वंश कौन से थे? माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र था वहाँ से वो आए थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर इनका शासन था। ये चंगेज खान का जो मंगोल वंश के शासक इनको माना जाता है, और उनके उत्तराधिकारी थे बाबर। अब ये उनका माँ की तरफ से होगा। पिता की ओर से वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, उनके वो वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो इतिहास था वो कोई अच्छा नहीं था। चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थी, और वो ये तमगा अपने साथ लेकर मुग़ल शासक नहीं चलना चाहते थे। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकियों से भी थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व और अनुभव करते थे। हालांकि तैमूर लंग ने भी भारत पर आक्रमण करके काफ़ी संपत्ति और लोगों को, दिल्ली को उन्होंने उजाड़ दिया था, लेकिन वह अपना गर्व का अनुभव करते थे, और ज़्यादा इसलिए क्योंकि ऐसे उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर उन्होंने धावा बोला, कब्जा किया, और इसलिए वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। अभी आप ये चित्र आप देखिए, बड़ा उस समय का एक चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर तैमूर के उत्तराधिकारी मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702, यानी उस समय ये औरंगजेब का शासनकाल का पीरियड है। मध्य में तैमूर की उसकी दाहिनी ओर, अब यह तैमूर लोगों को आप देख सकते हैं। अब यह तैमूर के दाहिनी ओर ये मीरन शाह, आप जो देख सकते हैं, जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। यहाँ आप देखिए ये। उसके बाद अबू सैद, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे अबू सैद, ये बाबर के दादा। तैमूर के बाई ओर, अभी आप बाई ओर आप देखेंगे, तैमूर के बाई ओर है सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, या इनको आप देखिए, ये बाबर के परदादा। उसके बाद ये बाबर के पिता, तो ये बाबर के जो पिता है उमर शेख, आप यहाँ देख सकते हैं, बाबर शेख को देखिए, उनके वो पिता है यहाँ। उसके बाद दाहिनी, फिर उनके दाहिनी ओर आप देखेंगे तो दाहिनी ओर आपको तीसरे, चौथे और पाँचवें, ये तीसरे, चौथे और पाँचवें, उसमें आपको मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ, और उनकी फिर दाई ओर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको हुमायूं, जहांगीर और शाहजहाँ, ये तीन मिलते हैं। तो इस तरह का एक चित्र उस समय यह बनाया हुआ आपको ये मिलता है, यानी सभी मुग़ल शासकों को तैमूर के दोनों तरफ उनको दिखाया गया है। तो ये एक तरह से उनका ये वंशावली को दिखाया है। अभी आप यहाँ देखेंगे बाबर के बारे में, हम बाबर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि बाबर ने भारत में मुग़ल सत्ता के इनको संस्थापक के नाम से इनको जाना जाता है। इनका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483, जो फरगाना घाटी में एक शहर था, उसका नाम था अंदीजान, और आज वर्तमान समय में यह शहर उज़्बेकिस्तान के अंदर आता है। और उनका मृत्यु हुआ 26 दिसंबर 1530 में, और बाबर का शासनकाल रहा 1526 से 1530। और ये जहीरुद्दीन बाबर, यह बाबर के नाम से प्रसिद्ध है, मुग़ल संस्थापक। भारत में इन्होंने अपनी मुग़ल शासन की नींव रखी। जैसा कि तैमूर लंग का ये वंशज पिता की तरफ से, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा, और चंगेज़ खान यह माता की तरफ से, ये उनके दोनों वंशज हैं। 1504 में काबुल और 1507 कंधार जीता, यह अफ़गानिस्तान के अंदर आता है। और बाद में
शाहों का शाह की उपाधि बाबर ने ले ली। 1519 से 1526 तक भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किए, लेकिन 1526 में उसने जो पानीपत नाम की जगह है, इस समय वर्तमान में हरियाणा राज्य में आती है, 1526 तक उसने 5 बार आक्रमण किए। 1526 में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह जो लोधी वंश के शासक बहलोल का लोधी, सिकंदर लोधी और उनका आखिरी सुल्तान था इब्राहिम खान लोधी को हराकर उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा आगरा जीतकर अपने राज्य का विस्तार करके उन्होंने अपने राज्य को सफल बनाया और उसी में 1530 में उनकी मृत्यु हुई। तो यह बाबर के बारे में थोड़ी जानकारी थी। इसके अलावा उनके सैन्य अभियानों के बारे में देखते हैं, जैसा कि 1526 से 30 फरगाना राज्य का उनको उत्तराधिकार हासिल हुआ, और तो उस समय उनकी उम्र केवल 12 साल की थी। मंगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, मतलब जो पिता की ओर से जो गद्दी थी उनको छोड़नी पड़ी। अनेक साल तक उनको इधर उधर बाबर को घूमना पड़ा और उसके बाद 1504 में उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मुगल जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम खान लोधी अंतिम सुल्तान, इनको हराकर उन्होंने चंदेरी, खानवा और आसपास का आगरा का क्षेत्र अपने कब्जे में लिया। तो यह नींव रखने की बड़ी जिम्मेदारी मुगल साम्राज्य की। यदि बाबर उस समय यह लड़ाइयाँ नहीं जीत पाते तो हो सकता है कि मुगल शासन के बाबर या हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इनके नाम हमको मुगल शासक के रूप में सुनने में नहीं मिलते। जैसा कि अभी हम आगे तालिका जो है भाग 2 के अंदर हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं, तो उसमें मुगल सैन्य अभियानों का भाग 2 उसको भी आपको बताएंगे। अफगान मुगल सत्ता के लिए बड़ा एक तात्कालिक खतरा थे, उसके बावजूद भी काबुल और कंधार का क्षेत्र बाबर ने अपने कब्जे में लिया था। मुगलों अहम जो आपके नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आता है, अध्याय 7, सिखों का 8 और 10, मेवाड़ और मारवाड़ 9 संबंधों पर इनके संबंध मुगलों के साथ किस प्रकार थे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सफाविद ईरान में अकबर और हुमायूं के संबंधों के बारे में क्या अंतर था उसके बारे में हम देखेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में गोलकोंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से जो दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया उसके बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे। आप ये मुगल फौज अभियान पर आप देख सकते हैं, या हाथी पर बैठकर अंबारी में या बैठ के आप यह देख सकते हैं मनसबदार, पैदल सैनिक और घुड़सवार, ये इस तरह उनकी व्यूह रचना मुगल फौजों के युद्ध के समय होती थी, उस समय का एक चित्र आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा और एक चित्र है, 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल किया। अब ये 1526 में इब्राहिम खान लोधी के साथ बाबर का जीतने का एक प्रमुख कारण यह था कि इब्राहिम खान लोधी के पास तोप नहीं थे। अब यह देख सकते हैं तोप, लेकिन बाबर ने सबसे पहले भारत में तोपों का उपयोग युद्ध करने के लिए किया और उसी में इब्राहिम खान लोधी की हार हुई। और जो दिल्ली सल्तनत जिसको स्थापित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक से 1206 से लेकर 1210 उनका कार्यकाल आगे आपको इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कैकुबाद, कैकुश्री, उसके अलावा तुगलक वंश, खलजी वंश, लोधी वंश और ये अंतिम सुल्तानों का ये बादशाह था, उनकी भी सत्ता खत्म होकर बाबर ने तोपों का इस्तेमाल युद्ध में किया और जिसके कारण पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम खान लोधी हारा और बाबर जीता और इससे मुगल वंश की सत्ता की स्थापना हुई। आप यह देख सकते हैं। तो इसी तरह हमारा ये पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।